ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका तय कर रहा है वैश्विक औद्योगिक विस्तार का एजेंडा। धारा 301 के तहत भारत के खिलाफ जांच के हो सकते हैं गंभीर परिणाम। लेखक आर सूर्यमूर्ति। वैश्विक व्यापार पर निगरानी रखने के अपने लंबे समय से चले आ रहे प्रयास में अमेरिका ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। इस बार उसका ध्यान केवल चीन, जो उसका हमेशा का प्रतिद्वंद्वी रहा है, पर ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्थाओं के एक कहीं अधिक व्यापक समूह पर केंद्रित है। इस समूह में भारत भी शामिल है, जिसकी औद्योगिक महत्वाकांक्षाएं वैश्विक विनिर्माण के नक्शे को नया आकार देना शुरू कर चुकी हैं। ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जांच शुरू करने का वाशिंगटन का निर्णय औपचारिक रूप से एक जानी पहचानी शिकायत पर आधारित है। वह यह कि विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी नीतियां औद्योगिक अतिरिक्त क्षमता पैदा कर रही हैं, जिससे अमेरिकी उत्पादकों को नुकसान पहुंच रहा है। 16 अर्थव्यवस्थाएं अब जांच के दायरे में हैं और संबंधित क्षेत्रों की सूची आधुनिक अर्थव्यवस्था की एक रणनीतिक सूची जैसी प्रतीत होती है। इसमें स्टील, सोलर मॉड्यूल, सेमीकंडक्टर, बैटरी, रसायन, मशीनरी और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। फिर भी व्यापार कानून की शब्दावली अक्सर उसके पीछे छिपी राजनीतिक वास्तविकता को छिपा लेती है। व्यापार संबंधी जांचें शायद ही कभी अलग-थलग होकर सामने आती हैं। वे अक्सर ऐसे समय में उभरती हैं जब घरेलू राजनीतिक समीकरण, कानूनी बाधाएं और भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा एक दूसरे को काटती हैं। यह मामला भी इसका कोई अपवाद नहीं है। व्यापार अर्थशास्त्री बिस्वजीत धर ने इस प्रक्रिया का वर्णन करने में असामान्य रूप से बेबाकी दिखाई है। उनका तर्क है कि इस जांच के तहत घोषित की गई सुनवाइयां एक कंगारू कोर्ट, मनमानी करने वाली अदालत जैसी लगती हैं, जहां लिखित प्रस्तुतियां और गवाहियां महज रस्मी कदम बनकर रह जाने का जोखिम उठाती हैं। ये कदम शायद पहले से ही तय किसी ऐसे परिणाम की ओर ले जाते हैं जो राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो। उनकी यह टिप्पणी भले ही भड़काऊ लग सकती है, लेकिन इस जांच की असामान्य रूप से संक्षिप्त समय सीमा, जिसे स्पष्ट रूप से जुलाई में अमेरिकी अस्थायी शुल्कों की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जो इस पूरी कवायद के उद्देश्य के बारे में असहज करने वाले प्रश्न खड़े करती है। यह समझने के लिए कि वाशिंगटन ने एक बार फिर धारा 301 का सहारा क्यों लिया है, हमें उस कानूनी झटके पर गौर करना होगा जो इससे ठीक पहले लगा था। इस वर्ष की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को तब एक बड़ा झटका लगा जब अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी पारस्परिक शुल्क व्यवस्था के कानूनी आधार को ही रद्द कर दिया था। उस नीति ने वाशिंगटन को यह अधिकार दिया था कि वह व्यापारिक साझेदारों पर बातचीत के दौरान रियायतें देने का दबाव बनाने के लिए उन विशिष्ट देशों पर विशेष शुल्क लगा सके। यह एक कठोर हथियार था, लेकिन बेहद प्रभावी भी। व्हाइट हाउस के लिए इसने व्यापार कूटनीति में तत्काल सौदेबाजी की शक्ति प्रदान की थी। अदालत के इस फैसले ने उस हथियार को रातों-रात बेकार कर दिया। इसके जवाब में वॉशिंगटन ने एक अस्थायी उपाय पेश किया, ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत आयात पर एक समान 10% का टैरिफ लगाकर। लेकिन उस प्रावधान का उद्देश्य कभी भी स्थायी विकल्प बनना नहीं था। यह 20 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसलिए अदालत के फैसले के बाद से अमेरिकी व्यापार अधिकारियों के सामने चुनौती सीधी सी रही है कि व्यापारिक भागीदारों पर दबाव कैसे बनाए रखा जाए, जबकि अब उनके पास वह कानूनी अधिकार नहीं है जो पहले पारस्परिक टैरिफ व्यवस्था के तहत उपलब्ध था। धारा 301 के तहत होने वाली जांचें ठीक ऐसा ही एक रास्ता दिखाती हैं। पारस्परिक टैरिफ प्रणाली के विपरीत, इनमें सुनवाई, लिखित प्रस्तुतियां और प्रभावित सरकारों के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है। इन्हें साक्ष्य आधारित प्रक्रियाओं के रूप में तैयार किया गया है,
जिनका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या विदेशी नीतियां अमेरिकी वाणिज्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन एक बार जब जांच अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाती है, तो वॉशिंगटन के पास वही शक्ति बनी रहती है जो उसके पास पहले थी, टैरिफ या अन्य व्यापार प्रतिबंध लगाने की क्षमता। असल में धारा 301 की प्रक्रियागत जटिलता एक ऐसे परिणाम के लिए कानूनी आवरण प्रदान करती है जो अंततः पिछली टैरिफ रणनीति जैसा ही दिख सकता है। भारत के लिए यह जांच ऐसे समय में सामने आई है जब उसकी औद्योगिक नीति बाहरी जांच पड़ताल के लिए अधिक स्पष्ट और इसलिए अधिक संवेदनशील होती जा रही है। पिछले एक दशक में नई दिल्ली ने प्रोत्साहन, टैरिफ सुरक्षा और लक्षित औद्योगिक नीति के मेल के माध्यम से अपने विनिर्माण आधार को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया है। सरकार की उत्पादनाधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का उद्देश्य कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर उपकरण, दवाएं, ऑटोमोबाइल और उन्नत रसायन आयात करने के बजाय उन्हें भारत के भीतर ही निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित करना रहा है। इस रणनीति के पीछे का तर्क अनुभव पर आधारित है। वर्षों तक भारत को निर्मित वस्तुओं में लगातार व्यापार घाटे और चीन तथा अन्य पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से आयात पर अत्यधिक निर्भरता की समस्या से जूझना पड़ा। महामारी के दौर में आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं ने इस धारणा को और पुख्ता कर दिया कि विदेशी विनिर्माण पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक कमजोरियां पैदा करती है। इस संदर्भ में औद्योगिक क्षमता को केवल एक आर्थिक उद्देश्य के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा। विभिन्न क्षेत्रों में कारखाने खुलने लगे। सौर विनिर्माण इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि किस तरह बहुत तेजी से परिदृश्य बदल गया है। भारत की सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता बढ़कर लगभग 144 गीगावाट हो गई है, जो एक दशक पहले के मामूली स्तरों की तुलना में एक जबरदस्त वृद्धि है। हालांकि घरेलू स्तर पर होने वाली स्थापनाएं अभी भी सालाना 45 से 50 गीगावाट के आसपास ही बनी हुई हैं। क्षमता और मांग के बीच इस असंतुलन को अक्सर अतिरिक्त क्षमता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में यह एक सोचे समझे नीतिगत निर्णय को दर्शाता है। भारतीय नीति निर्माताओं ने प्रयास किया है एक ऐसा उद्योग बनाने का जो सिर्फ घरेलू मांग के बजाय वैश्विक बाजार को सेवा दे सके। जैसे जैसे दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की रफ्तार बढ़ रही है, नई दिल्ली को उम्मीद है कि उसके विनिर्माता उन निर्यात बाजारों में मुकाबला करेंगे जिन पर अभी चीनी कंपनियों का दबदबा है। उद्योग के अनुमान बताते हैं कि नए संयंत्रों के लाइन पर आने के साथ ही कुछ सालों में सोलर मॉड्यूल क्षमता 200 गीगावाट तक पहुंच सकती है। स्टील भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं के पैमाने का एक और उदाहरण है। देश की स्थापित कच्चा स्टील क्षमता सालाना लगभग 20 से 23.5 करोड़ टन को पार कर गई है, जिससे भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन गया है। फिर भी सरकार की महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं ज्यादा हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत का लक्ष्य 2030 तक इस्पात बनाने की क्षमता को लगभग 30 करोड़ टन तक बढ़ाना है। उस लक्ष्य को पाने के लिए लगभग 10 करोड़ टन नई क्षमता और $150 अरब से ज्यादा के अनुमानित निवेश की जरूरत होगी। कई राज्यों में बड़े समेकित संयंत्रों की पहले से ही योजना बनाई जा रही है या उन्हें बढ़ाया जा रहा है, जो सरकार की इस उम्मीद को दिखाता है कि घरेलू अवसंरचना की मांग बढ़ती रहेगी। नई दिल्ली के नजरिए से यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की जरूरतों से जुड़ी है। अवसंरचना गलियारा, शहरी आवास कार्यक्रम, रेलवे का विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं आदि सभी के लिए बहुत ज्यादा इस्पात और औद्योगिक उपकरणों की जरूरत होती है। घरेलू क्षमता बनाने से यह पक्का होता है कि ये परियोजनाएं आयात पर निर्भर न हों। हालांकि वॉशिंगटन ऐसे विस्तार को वैश्विक बाजार की कार्यप्रणाली के नजरिए से देखता है। अमेरिकी नीति बनाने वालों की चिंता
जो पहले जापान और बाद में चीन के साथ हुए व्यापारिक झगड़ों से बनी थी, यह है कि सरकार समर्थित उद्योग ऐसी उत्पादन क्षमता बना सकती हैं जो आखिरकार घरेलू खपत से ज्यादा हो जाए। जब ऐसा होता है तो अतिरिक्त उत्पादनों को विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है, अक्सर ऐसी कीमतों पर जो दूसरे देशों के उत्पादक को कमजोर कर देती है। सोलर पैनल, स्टील, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल ये क्षेत्र अभी जांच के दायरे में हैं, जो ठीक वही उद्योग हैं जहां ऐसे डर पैदा होते हैं। फिर भी आज के भूराजनीतिक माहौल में इस तर्क में एक तरह की विडंबना है। औद्योगिक नीति अब वैश्विक व्यापारिक प्रणाली में कोई विवादित अपवाद नहीं है। यह बड़ी ताकतों के बीच मुख्य आर्थिक रणनीति बन गई है। अमेरिका ने खुद सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को फिर से बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी कार्यक्रम अपनाए हैं। यूरोप भी अपने ग्रीन ट्रांजिशन एजेंडा के जरिए ऐसा ही कर रहा है। पूरे एशिया में सरकारों ने लंबे समय से प्रोत्साहन और सुरक्षा के मिश्रण के जरिए रणनीतिगत उद्योगों को समर्थन दिया है। दूसरे शब्दों में, औद्योगिक विकास में सरकारी दखल अब अपवाद के बजाय नियम बन गया है। फ़र्क इस बात में है कि वह दखल कौन देता है। जब वॉशिंगटन घरेलू सेमीकंडक्टर उत्पादन या इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने पर सब्सिडी देता है, तो इसे आर्थिक पुनर्सबलीकरण के तौर पर देखा जाता है। जब दूसरे देश भी ऐसी ही रणनीति अपनाते हैं, तो भाषा अक्सर अतिरिक्त क्षमता और व्यापार विकृति की चिंताओं की ओर मुड़ जाती है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के व्यापार नीति विश्लेषक अजय श्रीवास्तव ने तर्क दिया है कि इस जांच को अमेरिका और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं के बड़े संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन सहित कई देश जो अब जांच के दायरे में हैं, उन्होंने हाल ही में वॉशिंगटन के साथ व्यापार समझौते पूरे किए हैं। भारत सहित दूसरे देश अभी भी बाजार तक पहुंच और टैरिफ समायोजन पर बातचीत कर रहे हैं। व्यापार जांच लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया की तरह ही बातचीत के जरिए के तौर पर काम करती रही हैं। वे तुरंत दंड लगाए बिना दबाव का संकेत देती हैं, जिससे ऐसा माहौल बनता है जिसमें व्यापारिक भागीदार रियायतें देने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस माहौल में भारत के सामने चुनौती सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि राजनयिक भी है। नई दिल्ली को अपनी औद्योगिक नीति का बचाव करते हुए अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने होंगे, जो उसके सबसे जरूरी व्यापारिक साझेदार और रणनीतिक साथियों में से एक है। यह संतुलन बनाने का काम इस बात से और मुश्किल हो जाता है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग की इच्छाएं तेजी से उन क्षेत्रों से जुड़ रही हैं, जिन्हें वॉशिंगटन रणनीतिगत रूप से संवेदनशील मानता है। इसमें एक गहरा ढांचागत मुद्दा भी है। दशकों तक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में शामिल होने, औद्योगिक क्षमता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करने के लिए बढ़ावा दिया गया। वैश्वीकरण का वादा कुछ हद तक इस विचार पर टिका था कि उद्योगीकरण कुछ ही विकसित अर्थव्यवस्थाओं से आगे फैलेगा। भारत उसी रास्ते पर चलता दिख रहा है, जैसे फैक्ट्रियां बनाना, आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाना और वैश्विक उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाना। फिर भी जैसे ही ये इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, प्रणाली के नियम बदलने लगते हैं। बहस अब सिर्फ टैरिफ या बाजार पहुंच के बारे में नहीं है। यह सब्सिडी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और अन्य मुद्दों से जुड़े सवालों से रणनीति और खुद मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के पैमाने की ओर बढ़ गया है। वॉशिंगटन में शुरू हुई धारा 301 की जांच आने वाले महीनों में सुनवाई, दलीलें और बातचीत के जरिए आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि आखिर में इससे टैरिफ लग जाएं, या फिर यह बातचीत से हुए समझौतों के जरिए चुपचाप खत्म हो जाए। लेकिन इसका बड़ा संकेत एकदम साफ है। वैश्विक व्यापार की राजनीति अब एक ऐसे दौर में पहुंच रही है, जहां औद्योगिक ताकत न कि सिर्फ तुलनात्मक फायदा
मुकाबले की शर्तें तय करती है। देश अब सिर्फ सामान का लेन देन नहीं कर रहे हैं, वे उन फैक्ट्रियों को बनाने के लिए मुकाबला कर रहे हैं जो उनको बनाती हैं। भारत के मैन्युफैक्चरिंग विस्तार ने उसे सीधे सीधे इस मुकाबले में ला खड़ा किया है। और जैसे जैसे उसकी फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, सोलर प्लांट से लेकर स्टील मिल तक, उसे यह पता चल रहा है कि व्यापार की भूराजनीति में औद्योगिक सफलता शायद ही कभी किसी की नज़र से बच पाती है।